आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। रात के 10 बज चुके हैं। रात हम एक नया शो लेकर के आए हैं आपके लिए, 10 की बात। 10 की बात में हम आपको 4 सेगमेंट में 4 तरीके की खबरें बताएंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक सुदर्शन न्यूज लगातार देश दुनिया की सभी खबरों को समेट करके आपके पास लाता है। और सुदर्शन न्यूज की जो रिपोर्टरों की जो सेना है वो हर एक खबर को आपके लिए लाती है, ताकि आप किसी खबर से बेखबर नहीं रहें। किसी खबर से अगर आप बेखबर हो भी गए तो रात 10 बजे हम आपको जो दिखाने आए हैं वो बिल्कुल ही यूनिक है, बिल्कुल ही अलग है। वैसी चीज है जो अब तक आपने देखी नहीं है। इस 4 सेगमेंट में पहला जो सेगमेंट हमारा होगा वो है विस्तार से। विस्तार से में हम आपको उन खबरों को दिखाते हैं जो खबरें इस आपकी आपाधापी में, दिन भर की आपाधापी में खबरें तो आप जानते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी शायद आपसे छूट जाती है। तो उन खबरों को पूरी कहानी के साथ विस्तार से हम आपको बताएंगे अपने इस पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया में जो ट्रेंडिंग खबरें हैं वो आपको दिखाएंगे। वायरल न्यूज़ क्या है, वायरल वीडियोस क्या है, वो भी आपको दिखाएंगे। और तीसरा जो हमारा सेगमेंट है, उस तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि कल की बड़ी खबर क्या है। रात में 10 बजे ही आप जान पाएंगे कि कल सुबह जब अखबार आपके सामने आएगा तो अखबार की हेडलाइन क्या होगी। वो 10 बजे जो बड़ी खबरें होंगी वो आपको दिखाएंगे। और आखिरी में सोने से पहले अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आपको बताएंगे, ताकि रात आपकी सुकून से हो, चैन से हो। तो करते हैं शुरुआत 10 की बात की। और पहली खबर जो हमारे पास है विस्तार से, वो बांग्लादेश से। बांग्लादेश में अभी जो भी हुआ है, तख्ता पलट हम और आप सब जानते हैं। लेकिन इस तख्ता पलट के बाद की कहानी, इसके पीछे की कहानी अब तक आप समझ गए हैं। लेकिन तख्ता पलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्तों की जो खटास आई है, वो खटास किस तरीके से आगे बढ़ रही है उस पर हम करेंगे। और किस तरीके से बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना का प्रत्यर्पण करने के लिए कहा है। और कहा है कि शेख हसीना जो है वो प्रत्यर्पण मांगा है। और जो मोहम्मद यूनुस है वो उनका कहना है कि अगर भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रखने हैं तो उनका प्रत्यर्पण कराना ही होगा। साथ ही कहा है कि भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता है तो शेख हसीना का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण करे। अंतरिम सरकार ने अपनी जनता से कहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाया जाएगा, उनके खिलाफ अपराधों के लिए मुकदमे चलाए जाएंगे। इसके लिए भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि के तहत शेख हसीना को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करने का दावा किया गया है। हालांकि भारत सरकार ने इन दावों को कुछ भी अभी कहा नहीं है। साथ ही शेख हसीना के भविष्य को लेकर भी भारत सरकार ने चुप्पी साधी हुई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गठन के फौरन बाद शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने का दौर शुरू हो गया था। और एक के बाद एक लगातार उन पर कई हत्याओं के मामले में नामजद किया जा चुका है और मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें छोटे छोटे दुकानदारों और यहां तक कि ठेला चालक वालों की हत्या भी शामिल है, जिसके बारे में सुनकर ही साफ हो जाता है कि ये राजनीतिक मुकदमे हैं। ये मुकदमे बांग्लादेश में 15 जुलाई से 5 अगस्त तक चले हिंसक प्रदर्शनों को आधार बनाकर शेख हसीना को दर्ज किया जा रहा है। अब मोहम्मद यूनुस की सरकार हसीना को भारत से लाकर कथित अपराधों की सजा देने का दावा कर रही है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जारी जो एक रिपोर्ट कही उसमें कहा गया है कि भारत से शेख हसीना को वापस लाने के लिए जरूरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि 48 देशों के साथ हिंदुस्तान की प्रत्यर्पण संधि है। भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी, जिसका मकसद एक देश में अपराध करने के बाद दूसरे देश में जाकर छिप जाने वाले गैंगस्टरों, माफियाओं पर शिकंजा कसना था। अब इसी प्रत्यर्पण संधि के जरिए यूनुस सरकार ने शेख हसीना को भारत से बांग्लादेश लाने की तैयारी शुरू की है। हालांकि प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान इस राह का रोड़ा बन सकते हैं। प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल 2 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा 1 साल से ज्यादा हो सकती है तो उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया जा सकता है। इसी वजह से बांग्लादेश में शेख हसीना के ऊपर हत्या के इल्जाम लगाए गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के कानून में मर्डर पर सजाए मौत का प्रावधान है। लेकिन इसी संधि में एक पेंच है, जिसकी वजह से भारत चाहे तो वो शेख हसीना को वापस भेजने के लिए बाध्य नहीं है। ये पेच संधि के आर्टिकल 6 और 8 में आया हुआ है। प्रत्यर्पण संधि का आर्टिकल 6 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए गए आरोप राजनीतिक है या राजनीति से प्रेरित है तो उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए दूसरा पक्ष बाध्य नहीं है। संधि के आर्टिकल 8 में कहा गया है कि आरोपी जिस देश में रह रहा है वहां यह साबित कर सके कि उसका प्रत्यर्पण न्याय संगत नहीं है
ऐसे हालात में आरोपी का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। यानी प्रत्यर्पण संधि के बाद भी अगर भारत को लगता है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग राजनीति से प्रेरित है या फिर बांग्लादेश जाने पर शेख हसीना के साथ अन्याय हो सकता है, तो भारत प्रत्यर्पण के लिए बाध्य नहीं है, वह बांग्लादेश को मना कर सकता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अपील पर शेख हसीना का प्रत्यर्पण किया जाए या नहीं, यह पूरी तरीके से भारत के हाथ में है। लेकिन ऐसा नहीं होने पर शेख हसीना ज्यादा दिनों तक भारत में नहीं रह पाएगी। दरअसल बांग्लादेश के लिए भारतीय वीजा पॉलिसी में प्रावधान है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति को भारत में वीजा की फ्री एंट्री मिलती है, बिना वीजा यानी वीजा फ्री एंट्री मिलती है, और वो व्यक्ति 45 दिनों तक भारत में रह सकता है। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई थी, यानी अब तक उन्हें 37 दिन पूरे हो चुके हैं। 45 दिन का जो तय सीमा है, 45 दिन के तय टाइम लिमिट के बाद, और इस लिहाज से अगर कहें तो 8 दिनों के भीतर शेख हसीना को कुछ करना होगा ताकि वो भारत में रह सके। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत शेख हसीना को शरण दे सकता है? तो बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं और इस वजह से भारत में शरणार्थी और राजनीतिक शरण की तय परिभाषा नहीं है। अगर शेख हसीना भारत में शरण के लिए आवेदन करती है तो भारत सरकार उन्हें शरण दे सकती है, लेकिन इससे पड़ोस मोहम्मद यूनुस की जो बांग्लादेश में सरकार चल रही है वो शायद नाराज हो जाए, जो फिलहाल बांग्लादेश में सत्ता पर काबिज है। ये स्थिति भारत के लिए 2 कारणों से थोड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। पहला कारण, वहां रहने वाले करीब 1.331 करोड़ हिंदू, यानी 1 करोड़ 31 लाख हिंदू हैं जिन्हें जिहादी कट्टरपंथी भीड़ नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि अभी भी उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, बलात्कार किया जा रहा है उनकी महिलाओं से। दूसरा कारण, बांग्लादेश का झुकाव चीन पाकिस्तान की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में बैलेंस करने में भारत को दिक्कत आ सकती है, जिससे पाकिस्तान जैसा ही एक और दूसरा दुश्मन मुल्क जो है भारत के बगल में खड़ा होने का डर है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या की जा रही है, उससे ये तो साफ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का रहना अब खतरे से खाली नहीं। अब कहीं ना कहीं भारत के लाख प्रयास भी कर लें, लेकिन मोहम्मद यूनुस की सरकार को चीन पाकिस्तान की ओर झुकने से भारत या मोदी सरकार रोक नहीं सकती। तो कुल मिला के कहें, यह जो प्रत्यर्पण की संधि है और बांग्लादेश की जो कोशिश है कि शेख हसीना को अपने यहाँ प्रत्यर्पण करा करके ले आए और यहाँ जो मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज किया गया है वो उसके खिलाफ शुरू करें और उसे सजाए मौत दे दें, ताकि उनके दुश्मन का परमानेंट जो है सफाया हो जाए। अब दूसरी खबर, ये तो थी बांग्लादेश से शेख हसीना की खबर, और दूसरी खबर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ये है कि अब तक आप कहते होंगे, हम लोग जब भादों के महीने में निकलने वाली जो महाकाल की अंतिम यात्रा होती है उसमें हम लोग कहते हैं कि शाही यात्रा। आप अखबारों में और टेलीविजन में भी देखते हो कि सब कोई शाही यात्रा कहते हैं, शाही स्नान कहते हैं, लेकिन दरअसल ये शब्द जो है, ये शाही स्नान जो है वो गलत है। जो आचार्य और जो प्रकांड पंडित है सनातन के, उन्होंने कहा है कि ये शाही नहीं शाही होना चाहिए। शाही सवारी को शाही करने की बजाय उसे शाही सवारी कहनी चाहिए, और इस पर एक बहस शुरू हो गई है। और कल हिंदी दिवस भी है, मुझे लगता है कि इस पर ये एक माकूल समय है जब इस पर चर्चा की जा सके। तो अंतिम और शाही सवारी को शाही सवारी कहने पर शुरू हुई बहस अब भी नहीं थम रही है। विवादों के बीच अब उज्जैन के पुजारी का बयान भी सामने आया है। उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी का कहना है कि महामंडलेश्वरों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को ज्ञान नहीं है। शाही शब्द पर भ्रम फैलाया जा रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने दूर कर दिया है कि अब देश में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। महाकाल की सवारी जो है वो शाही सवारी के रूप में ही निकलेगी, इस रूप में इसे मनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही महेश पुजारी ने कुछ महामंडलेश्वरों के बयान के खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हुए कहा है कि यदि देश की व्यवस्था को हम गुलामी से दूर करना चाहते हैं तो महामंडलेश्वरों और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को अखाड़ा में बने किले, देश की बड़ी शाही मस्जिदें, शाही इमाम बारे, इन सभी को गुलामी को दूर करने के लिए बोलना चाहिए। महेश पुजारी ने यह बयान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंडलेश्वरों के बयान पर दिया है। बयान पर प्रतिक्रिया स्वरूप दिया है, जिसके मुताबिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंडलेश्वरों ने शाही को उर्दू और इस्लामिक शब्द बताया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने तो यहां तक कह दिया है कि कुंभ में शाही स्नान से शाही शब्द हटाने की शुरुआत प्रयागराज से कर सकते हैं। बता दें कि सावन भादो महीने में 2 सितंबर को भगवान महाकाल की
शाही सवारी का आयोजन किया जाता है। रामघाट पर सवारी का पूजन किया जाता है। यहाँ हेलीकॉप्टर से सवारी पर फूल बरसाए जाते हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने कहा था कि ये बाबा महाकाल की शाही नहीं, राजसी सवारी है। सीएम के इस बयान के बाद से शाही शब्द पर ऐसा विवाद छिड़ गया कि अब वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसका असर आने वाले महाकुंभ पर भी निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। 13 जनवरी 2025 से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी बीच नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। महाकाल की सवारी में शाही शब्द को लेकर उठे विवाद के बाद अब कुंभ स्नान से भी शब्द को हटाने की मांग हो रही है। संतों ने शाही शब्द पर आपत्ति जताते हुए इसे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बताया है। महाकाल की शाही सवारी से शाही शब्द को हटाने को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान के बाद संतों ने इसे हाथों हाथ लिया है और इस बयान का स्वागत किया है। आखिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री निरंजनी पंचायत अखाड़ा के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने शाही शब्द को कुंभ के शाही स्नान से हटाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने शाही शब्द के मुगल काल से शुरू होने की बात कही है। उन्होंने इतिहास बताते हुए कहा कि शाही की जगह राजसी शब्द का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने कहा कि शाही गुलामी का प्रतीक है। शाही एक उर्दू शब्द है जो हमारी प्राचीन भारत की संस्कृति है, वो उर्दू नहीं है, वो हिंदी और संस्कृत है। इसलिए स्नान का नाम शाही की जगह राजसी होना चाहिए। वहीं जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर महाराज का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सही कदम उठाते हुए शाही सवारी की जगह राजसी सवारी का सुझाव दिया है। ऐसे प्रतीकों को बदलने की जरूरत है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने आगे कहा है कि जब सारे अखाड़ों के संत महात्माओं के साथ बैठक होगी वहां भी ये बातें रखी जाएगी और बैठक इसके लिए एक प्रस्ताव लाएगा और इसके बाद हम सारे संत मिलकर इस प्रस्ताव को हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज में देंगे। और हमने बचपन से पढ़ा है कि अकबर की शाही सवारी हुआ करती, बिल्कुल सही है। जितने भी उर्दू के शब्द हैं उसको निकाल कर हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरीके के शब्दों का यहाँ कोई काम नहीं है। प्रयागराज में सारे संतों की बैठक के बाद इस बात पर चर्चा की जाएगी और फिर सर्वसम्मति से इस बात पर प्रस्ताव रखा जाएगा और उस पर फैसला किया जाएगा। ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या इस शाही शब्द को लेकर संत समाज दो गुटों में बंट गए? ऐसा नहीं, ऐसा बंटना नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सनातन धर्म के लिए बहुत ही बड़ी हानि होगी। तो आज जो दो खबर हमने आपको विस्तार से बताया, पहली बात शरण जो एक्स्ट्राडिशन की बात है उसको लेकर के, दूसरी जो शाही और शाही के बीच में और शाही और राजसी को लेकर जो विवाद चल रहा है ये बताया। अब दूसरे सेगमेंट की ओर, दूसरा जो सेगमेंट है हमारा वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो वायरल खबर है वो हम बताते हैं और जो वायरल वीडियो है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके सामने कभी भी ऐसा वायरल वीडियो जो है वो आ सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होता है। हर दिन अलग अलग तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए जाते हैं, मगर जो वीडियो लोगों का दिल जीत लेते हैं या फिर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल हो जाते हैं, वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और सब उसे अपने अपने तरीके से जो है शेयर करते हैं और एक दूसरे के पास पहुंचाते हैं। उनमें से नजर आ रहा है कई गाड़ियां, आपको अभी मैं एक दिखा रहा हूं कि ट्रैफिक सिग्नल पर एक बहुत सारी गाड़ियां जो है वो रुकी हुई है और सिग्नल के ग्रीन होने का लोग इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान बारिश भी हो रही है। उसी बारिश के बीच फूड डिलीवरी बॉय नजर आता है जो अपनी बाइक पर बैठा हुआ है। वो शख्स कहीं डिलीवरी करने के लिए निकला हुआ है। सिग्नल रेड होने के कारण वो इंतजार कर रहा है और बारिश में भीग रहा है। गाड़ी पर शांति से बैठे हुए इस डिलीवरी बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये जो वीडियो है वो देख करके आप समझा जा सकता है कि किस तरह के कितना डेडिकेटेड ये व्यक्ति है। जो बारिश हो रही है लेकिन फिर भी वो खड़ा है वहां पे, क्योंकि आप में से किसी ने उसे ऑर्डर किया है और वो फूड उसे डिलीवर करना है। वैसे दूसरा वीडियो जो वायरल हो रही है वो वीडियो है एक जन्मदिन के पार्टी की। आज तक कई बर्थडे पार्टी में आप गए होंगे, लेकिन कहीं किसी बच्चे के जन्मदिन सेलिब्रेशन में भी गए होंगे आप, लेकिन कभी किसी ऐसे शख्स की पार्टी में गए हैं जो अपना 60वां जन्मदिन मना रहा हो? लेकिन क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां बाइक का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा हो? जी हाँ, तो सोशल मीडिया पर एक जो वीडियो वायरल हो रहा है वो है कि एक सोशल बर्थडे किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें शख्स ने बाइक के आगे वाले हिस्से के आगे वाले टायर में चाकू चिपका दिया है और कहीं एक शख्स उसके आगे केक लेकर खड़ा है और दूसरा जो व्यक्ति है वो बाइक को आगे करते हुए उस केक की कटिंग करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर
खूब वायरल हो रहा है और इसे लोग जो है बड़े पसंद कर रहे हैं, बड़े लाइट मूड में इसे देख रहे हैं। हमारे साथ जो दूसरे विंडो में आप ये विजुअल देख सकते हैं किस तरीके से बाइक की जो है वो उसका बर्थडे मनाया जा रहा है, उसके जन्मदिन मनाया जा रहा है और केक काटने का जो अंदाज है वो बिल्कुल नया है। टायर में चाकू को फिट कर दिया गया है और सामने केक रख करके गाड़ी चलाई जा रही है और केक जो है उससे काटा जा रहा है। तो ये भी वीडियो जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है जो वायरल हो जाती हैं। तो तीसरे सेगमेंट की ओर तीसरा हमारा सेगमेंट है वो है कल की खबरें, कल की हेडलाइन, यानी कल जो अखबार में पढ़ेंगे वो आपको मैं आज ही बताता हूं। हालांकि दिन में भी हमने टेलीविजन पे आपको दिखाया था कि पहली खबर है जेल से बाहर आए केजरीवाल। हरियाणा चुनाव में आपको बूस्टर मिलने की उम्मीद है क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो आ गए हैं और कल जो है कोर कमेटी के साथ उनकी बैठक है और बैठक में हरियाणा चुनाव के लिए जो है मुख्य रूप से जो है स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी और किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दी जाए इसकी स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी। तो कल हरियाणा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण बैठक है आम आदमी पार्टी के यहाँ हो रहा है अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। 14 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र और जम्मू कश्मीर के डोडा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और करेंगे चुनावी शंखनाद, विपक्ष को देंगे वहां से करारा जवाब। तीसरी जो अगली खबर है 16 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वंदे मेट्रो रेल की शुरुआत, जो भुज और अहमदाबाद के बीच है। करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये जो ट्रेन है वो दौड़ेगी और एक जगह से ये छोटे शहरों को जोड़ने की वाली एक परियोजना है। उस परियोजना में पहली ट्रेन जो है ये 17 सितंबर को ओपनिंग हो रही है। 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्वाड लीडर्स के शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। और जो चौथी खबर है जो आप देखेंगे अखबार में कि सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है और बदल के इसका नाम श्री विजयपुरम रखा है। शाह जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति बोस और सावरकर जैसे वीरों के संघर्ष का स्थान देना है। ऐसा करके 14 सितंबर को हिमाचल प्रदेश बंद रहेगा और यह बंद हिंदू संगठनों ने किया है बंद का आह्वान। और क्यों बंद रहेगी? क्योंकि पुलिस ने जो कार्रवाई की थी संजौली में, उस कार्रवाई के विरोध में, लाठीचार्ज के विरोध में जो है ये बंद का ऐलान किया गया है। दोपहर 1:30 बजे तक दुकानें बंद रखने की अपील की गई है। और छठी खबर फुटबॉल से, खेल से है। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रचा एक नया इतिहास। सोशल मीडिया पर 1 करोड़ 100 करोड़ करीब 100 करोड़ फॉलोअर्स, उनके 1 मिलियन का जो फॉलोअर है उनका आंकड़ा उन्होंने छू लिया है। अकेले इंस्टाग्राम पर 60 करोड़ फॉलोअर्स उनके हैं। 100 करोड़ जो है उनके सोशल मीडिया पे हैं और 60 करोड़ फॉलोअर्स जो है उसके इंस्टाग्राम पे है, उनके फॉलोअर बन गए हैं। अब खबर के आखिरी सेगमेंट को बढ़ रहे हैं हम और आखिरी सेगमेंट जो है वो है गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ इसलिए क्योंकि रात में सोने से पहले जो खबर आप देखते हैं वो आपके दिलो दिमाग में छाया रहता है और इसको देखकर, अगर अच्छी खबर देख करके आप सोते हैं तो नींद भी अच्छी आती है और सुबह में जब जगते हैं तो आपका मूड भी अच्छा रहता है। तो पहली जो अच्छी खबर है कि दिल्ली में यातायात नियम का उल्लंघन करने वाले बाइक चालकों को जो जुर्माना राशि भरने की में बड़ी राहत दी गई है। अगर बाइक जो चालक है उन्होंने चालान कटने के बाद मौके पर में ही जुर्माना अगर भर दिया तो 50% की छूट जो है जुर्माने में मिलेगी। यानी अगर 100 रुपये का है तो 50 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे, लेकिन ये राशि जो है आपको वहीं पर चुकानी पड़ेगी। इसके साथ से जमा नहीं करने वाले से परेशान दिल्ली परिवहन विभाग ने एक मसौदा तैयार किया है और विभाग ने दिल्ली सरकार को भेजे इस प्रस्ताव में कहा है कि नियमों के उल्लंघन के मामले में मौके पर चालान का भुगतान करने पर जुर्माना राशि को आधा कर दिया जाए। इससे न सिर्फ वाहन चालकों को राहत मिलेगी बल्कि चालान निपटान के मौके पर भी हो जाएगा और इससे जो है जो केस जो पेंडिंग होते हैं इस तरह के वो केस भी पेंडिंग नहीं होंगे और दोनों व्यक्ति को, यानी जो चालान काटने वाली संस्था है उसकी भी, यानी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को और जो वाहन चालक हैं दोनों को ही इससे राहत मिलेगी। तो ये एक अच्छी खबर है कि कल आप जब सुबह ऑफिस के लिए निकलेंगे और कहीं गलती से, वैसे तो मैं कहूँगा कि आपके बिल्कुल ट्रैफिक नियम का पालन करें, कहीं भी कोशिश करें कि कहीं भी आपको चालान ना भरना पड़े, कोई भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन आप ना करें। लेकिन अगर गलती से कहीं ट्रैफिक नियम का उल्लंघन हो जाता है आपसे तो ये उसके लिए राहत वाली खबर है कि आप अगर मौके पर चालान के पैसे चुका देते हैं तो आपको इससे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो ये खबर थी आपकी चालान की। दूसरी जो बड़ी खबर हमारे पास है, जो दूसरी जो अच्छी खबर है वो ट्रैफिक